सुबह से कितनी बार मैंने ये हलवा बना लिया है। आज मेरी पहली रसोई थी, लेकिन एक बार भी मुझसे ये हलवा अच्छे से नहीं बना। अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर कौशल्या आती है और अपनी बहू गुड्डन को हलवा बनाते हुए देख लेती है। अरे गुड्डन, सुबह से हलवा बनाने की प्रैक्टिस कर रही हो। रहने दो गुड्डन, तुमसे ना हो पाएगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये हलवा बनाकर ही रहूंगी। अरे हलवा बनाना कोई आसान बात नहीं है। ये काम तो बस मेरी आरती बहू ही कर सकती है। अरे कैसी बहू हूं मैं? अपनी पहली रसोई पर एक हलवा तक नहीं बनाया गया। तभी वहां पर गुड्डन की जेठानी आरती आती है और गुड्डन से कहती है, अरे गुड्डन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हलवा बना रही हो? रहने दो गुड्डन, तुमसे ना हो पाएगा। आरती के मुंह से ये बात सुनते ही गुड्डन को गुस्सा आ जाता है और वो गैस बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद आरती मंदिर में चढ़ाने के लिए हलवा बनाना शुरू करती है। गुड्डन की सास हर सोमवार को हलवा बनवा कर अपने पास के मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाती है। जिसके बाद वो हलवा सभी गरीब लोगों में बांट देती है। कौशल्या चाहती थी कि उसकी दोनों बहू इस काम में उसका साथ दे, लेकिन गुड्डन अपनी पहली रसोई में ही फेल हो गई थी। गुड्डन, तुमसे ना हो पाएगा। अरे एक काम कर, हलवा तो तू बना नहीं सकती, इसीलिए बाकी के कामों में ही हाथ बढ़ा ले। कौशल्या अपनी दोनों बहू आरती और गुड्डन के साथ मंदिर पहुंच जाती है, जहां वो भगवान को भोग लगाने के बाद सारा हलवा गरीबों में बंटवा देती है और उसके बाद वो अपनी बहू आरती की तारीफ करने लगती है। अरे बहू, एक तू ही है जिसने अभी तक मेरे सभी सपनों को पूरा किया है। अरे तेरे जैसी संस्कार वाली बहू मिलना कोई आसान बात नहीं। अपने सामने अपनी जेठानी की तारीफ सुनकर गुड्डन मायूस हो जाती है और वो अपने आप से कहती है, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन एक हलवा बनाने का काम मैं नहीं कर पाई। एक नई बहू अगर हलवा नहीं बना सकती तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो संस्कारी ना हो। शादी के पहले दिन पर ही गुड्डन ने हलवे के अंदर चीनी की जगह नमक डाल दिया था, जिसके चलते घर के सभी सदस्यों ने सारा हलवा कूड़े में फेंका था। उस दिन के बाद से कौशल्या गुड्डन को कम और आरती को ज्यादा पसंद किया करती थी। एक दिन फिर से गुड्डन रसोई में हलवा बनाने की कोशिश कर रही होती है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अच्छा हलवा बनाकर ही रहूंगी। गुड्डन पूरी मेहनत करके हलवा बनाने की कोशिश करती है। हे भगवान, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही एक बार इस हलवे का स्वाद लेने की। पता नहीं कैसा बना होगा। गुड्डन जैसे ही हलवा चखती है, उसे हलवा बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, इस बार फिर से हलवा अच्छा नहीं बना, ऊपर से जल भी गया। अब मैं क्या करूं? तभी दरवाजे पर किसी बूढ़ी औरत की आवाज आती है। कोई है? कोई मुझे खाने को दे दो। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। भूखी प्यासी यहाँ से वहां भटक रही हूँ। एक गरीब बेसहारा बेबस औरत को खाना खिला दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनते ही गुड्डन बाहर आती है और उसे देखकर कहती है, अरे अम्मा, मुझे माफ करना, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने हलवा बनाया था, वो भी अच्छा नहीं बना। मैं इतना बेकार हलवा आपको कैसे खिला सकती हूँ? अरे बेटी, सड़ा हुआ खाने से अच्छा है कि मैं बेस्वाद हलवा ही खा लूं। जो भी है तू मुझे लाकर दे दे। उस बूढ़ी औरत के कहने पर गुड्डन अपना बेस्वाद बनाया हुआ हलवा लाकर उसे खिला देती है। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट हलवा! ऐसा स्वादिष्ट हलवा मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हलवा खाते खाते वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है, जिसके बाद परी गुड्डन से कहती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अक्सर पृथ्वी लोक पर लोगों की परीक्षा लेने आती हूँ। मेरी इस परीक्षा में तुम पास हो गई हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए?
परी की ये बात सुनते ही गुड्डन परी से कहती है, परी, अभी तो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ये हलवा बनाना ही है। मेरी सास मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरी पहली रसोई पर मुझसे हलवा नहीं बना। अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। परी ऐसा कहते ही अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और गुड्डन के हाथों में जादू कर देती है। देखो गुड्डन, अपने इस जादू के बारे में किसी को पता मत चलने देना, नहीं तो ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर परी वहां से चली जाती है, जिसके बाद गुड्डन रसोई में जाती है और अपनी सास को खुश करने के लिए अपने हाथों से हलवा बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते हलवे की खुशबू पूरे घर में महक जाती है, जिसके चलते कौशल्या रसोई में आती है। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू हलवे की कहाँ से आ रही है? क्या ये हलवा तुम बना रही हो गुड्डन? हाँ माँ जी, देखिए मैंने हलवा बनाना सीख लिया है। आप इस हलवे को खाना चाहोगी? कौशल्या खुशबू सूंघने के बाद बिल्कुल भी रह नहीं पाती, जिसके बाद वो गुड्डन का दिया हुआ हलवा खाकर देखती है। अरे बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। इतना स्वादिष्ट हलवा तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया। ये तो आरती के हाथों से बने हुए हलवे से भी बहुत स्वादिष्ट है। उस दिन गुड्डन अपने हाथों का हलवा अपने ससुर और अपने पति और साथ ही साथ अपनी जेठानी को भी खिलाती। सभी को हलवा बहुत पसंद आता है, लेकिन आरती हलवा खाने के बाद अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये हलवा तो वाकई में काफी स्वादिष्ट बना है, लेकिन इसके हाथों से ये कमाल हुआ कैसे? सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद सभी अपने कामों में लग जाते हैं। देखते देखते रात हो जाती है और सभी लोग आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सबके उठने से पहले गुड्डन किचन में आती है और अपने हाथों से खूब सारा हलवा बनाकर तैयार कर लेती है। उस हलवे की खुशबू से पूरा घर महक उठता है। अरे वाह, फिर से वही हलवे की खुशबू। जरा देखूं तो सही, ये हलवे की खुशबू कहाँ से आ रही है? कौशल्या ऐसा कहकर नींद से जागती है और नहा धोकर रसोई में आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी बहू गुड्डन को हलवा बनाते हुए देखती है। उसके हाथों से बनाया हलवा इतना स्वादिष्ट बनता है कि घर के सभी लोग खुशबू से उठ जाते हैं। अरे गुड्डन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है यार। कौशल्या गुड्डन को आशीर्वाद देती है, जिसके बाद कौशल्या अपनी दोनों बहू के साथ मिलकर मंदिर जाती है और भगवान को हलवा चढ़ा देती है। आखिरकार बहू, तुमने अच्छा और स्वादिष्ट हलवा बनाना सीख ही लिया। अब तू पूरी संस्कारी बहू बन गई है। उस दिन के बाद से गुड्डन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन गुड्डन फिर से रसोई में हलवा बना रही होती है और अपने आप से कहती है, ये सब तो जादुई परी का कमाल है। अगर जादुई परी ने मुझे हलवा बनाने का जादू ना दिया होता तो मैं कभी भी इतना स्वादिष्ट हलवा बना नहीं पाती। लेकिन किसी को ये बात पता चल गई तो मेरा जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सब आरती रसोई के दरवाजे के पास खड़े होकर सुन लेती है, जिसके बाद वो गुड्डन के पास आती है और उससे कहती है, हे भगवान, गुड्डन तुमने तो फिर से अनर्थ कर दिया। तुम्हारा ये राज तो मुझे पता चल गया। इसका मतलब अब तुम्हारे हाथों का जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब माँ जी की लाडली बहू फिर से मैं ही बन जाऊंगी। ऐसा कहकर आरती हंसते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद गुड्डन अपने मन ही मन रोते हुए कहती है, हे भगवान जी, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने पैर पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मार ली। गुड्डन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, पर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती, जिसके बाद वो अपने हाथों से हलवा बनाती है। हलवा बनाने के बाद फिर से वही सुगंध आनी शुरू हो जाती है। अरे इस गुड्डन के हाथों का जादू अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसका राज तो अब मेरे सामने खुल गया है। फिर ये जादू कैसे चल सकता है? एक तरफ आरती ये सब सोच रही होती है कि तभी गुड्डन के सामने परी प्रकट होती है और उससे कहती है, गुड्डन, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोजाना एक ही चीज का प्रयास करने की वजह से तुमने अच्छा हलवा बनाना सीख लिया है। परी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परी वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद गुड्डन अपना स्वादिष्ट हलवा भगवान को चढ़ा आती है
और गरीबों में बंटवा देती है। उस दिन के बाद से घर के अंदर गुड्डन ही हमेशा हलवा बनाया करती थी। अनाथ बहनों की जादुई नारियल बर्फी। कुशनगर गांव में दो बहनें रहा करती थीं। 15 साल की रिमझिम टिमटिम की बड़ी बहन थी। माता पिता के आकस्मिक देहांत के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी बड़े होने के चलते रिमझिम के कंधों पर आ जाती है। दीदी, तुम क्या बना रही हो? टिमटिम, मैं नारियल की बर्फी बना रही हूँ। मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ क्या? हाँ, एकदम, मगर पहले ही तुम्हें सीखना होगा। देखो, इस नारियल बर्फी के मसाले को इस परात में पलटकर इन्हें गर्मा गर्म ही चौकोर आकृति में काटना होगा। फिर उसको सेट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। तुम्हें ये नारियल की बर्फी बनाना किसने सिखाया दीदी? मैं 5 बरस की थी, तब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। माँ बाबा की नारियल बर्फी की मशहूर दुकान थी, मगर उनके देहांत के बाद वो दुकान हमसे छीन ली गई, क्योंकि हमारे सर पर किसी बड़े का हाथ नहीं था। तो फिर आपके पास ये नारियल बर्फी बनाने के पैसे कहाँ से आए? उस घड़ी बाबा मुझे हर दिन 1 सिक्का दिया करते थे। मैं उसे गुल्लक में जोड़ती थी। उन्हीं से मैंने नारियल की बर्फी बनाकर बेचना शुरू किया। फिर दोनों बहनें बने हुए नारियल की बर्फी को ठेले पर सजा धजाकर उन्हें बेचने निकल पड़ती हैं। नारियल की बर्फी ले लो, ताजे मीठे दानेदार नारियल के खोए पिस्ता से बनी बर्फी ले लो, बर्फी। नारियल बर्फी की आवाज सुनकर घर के भीतर से रसिका चबूतरे पर आकर कहती है, अरे ओ रिमझिम टिमटिम, जल्दी से 20 नारियल की बर्फी गिन कर दे दो जरा। रिमझिम झट से नारियल की बर्फी डिब्बे में भरकर रसिका को दे देती है। क्या बात है रसिका चाची, आज यहाँ कोई त्योहार है क्या? आज घर में मेहमान विराजे हैं। अब उनकी मेहमान नवाजी करने के खातिर तुम बहनों के हाथ की बनी नारियल की बर्फी से स्वादिष्ट और किसी हलवाई की मिठाई हो ही नहीं सकती है। इसके बाद दोनों बहनें नारियल की बर्फी का ठेला लिए दूसरे गांव का रुख करती हैं। कुछ देर बाद टिमटिम, सांझ होने को आ गई, अब घर चलते हैं। दोनों जब ठेला लेकर जा ही रही थीं, तभी उन्हें एक मरियल सा बूढ़ा आदमी एक चबूतरे पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। रिमझिम दीदी, वो देखो, वहाँ कोई बीमार आदमी पड़ा हुआ है। इनकी बुरी दुर्दशा देखकर तो लग रहा है जैसे इन्होंने जाने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। अचानक वो बूढ़ा आदमी कराहते हुए कहता है, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे भूख के मारे मेरे प्राण सूखने को हो रहे हैं। रिमझिम झट से अपने ठेले पर बचे हुए सभी नारियल की बर्फी उस बूढ़े आदमी को लाकर दे देती है। ये लीजिए काका, ये सारी बर्फी खा लीजिए। क्या तुम्हारे पास मुझे खिलाने को कुछ और नहीं? हमारे पास नारियल की बर्फी के अलावा और कुछ भी नहीं है। बूढ़ा आदमी सारी नारियल की बर्फी खाकर कहता है, तुम्हारी नारियल की बर्फी खाकर मेरे पेट की भूख शांत हो चुकी है। वो बूढ़ा आदमी आंखें मूंद कर एक नन्हा नारियल का पौधा उन्हें देता है। दरअसल मैं अपने समय में एक मशहूर जादूगर हुआ करता था। ये लो, ये नारियल का पौधा तुम रखो। तुम्हारे सारे शोक आनंद में बदलने जा रहे हैं। वे उस पौधे को लाकर अपने घर के पीछे बो देती हैं और थकी मांदी सो जाती हैं। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज से टिमटिम की आंख खुलती है और वो खिड़की के पीछे झांकती है। रिमझिम दीदी, जल्दी चलो, आपको कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। टिमटिम, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? दोनों जैसे ही घर के पीछे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका कल का लगाया नन्हा सा नारियल का पौधा फलदायी नारियल की गाछ में बदल चुका है। ये देख दोनों की आंखें चमक उठती हैं। हाँ, ये कैसे हुआ? ये पौधा तो हमने कल ही लगाया था। एक ही रात में घना नारियल का पेड़ कैसे बन गया? दीदी, कहीं ये जादुई नारियल का पेड़ तो नहीं है? तभी अचानक पेड़ से कुछ नारियल नीचे गिरते हैं, जिन्हें उठाकर वो घर के भीतर ले आती हैं, जहां दोनों मिलकर एक बार फिर उन नारियल से बर्फी बनाती हैं कि एकाएक वो सोने की बर्फी में बदल जाती है। ये कैसा जादू था? ये बर्फी तो सोने की बर्फी बन गई। बर्फी को सोने की बर्फी में बदलता देख रिमझिम और टिमटिम एक बार फिर बर्फी बनाती हैं और इस बार भी उनकी बर्फी जादुई सोने की बर्फी में बदल जाती है। दीदी, आपको
याद है, काका ने हमें आशीर्वाद दिया था। ये जादुई बर्फी उसी का फल है। दोनों बहनें उन जादुई बर्फी का पहला भाग घर के मंदिर में चढ़ावे के तौर पर चढ़ा देती हैं और बची हुई जादुई बर्फियों का सौदा एक सुनार के यहाँ कराती हैं, जिसके लिए सुनार उन्हें मोटी रकम अदा करता है। दीदी, पहले हम दिन भर धूप में नारियल की बर्फियां बेचकर 4 पैसे ही जोड़ पाते थे, मगर इन जादुई बर्फी का दाम ठेले भर बर्फी से भी ज्यादा है। जादुई बर्फी बेचकर मिले पैसे से उनकी आर्थिक दशा पटरी पर आ चुकी थी। रिमझिम और भी कई नारियल तोड़कर बर्फियां बनाती है। रिमझिम दीदी, अब तो हम अच्छा खा पी रहे हैं और अभी तो हमारे पास जादुई बर्फी है, फिर आप ही अलग से बर्फी क्यों बना रही हैं? ताकि मैं इन जादुई बर्फी से औरों का भला कर सकूं। वो दोनों उन जादुई बर्फी को बड़े बड़े डिब्बे में भरकर उन्हें लेकर चल पड़ती हैं, जहाँ रिमझिम की निगाह एक शिविर के लोगों पर जाती है। ये लोग कितने असहाय और असमर्थ दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे इनकी सहायता करनी होगी। दोनों बहनें आगे बढ़ती हैं, तभी आदमी उन्हें रोकता है। अरे अरे, कहाँ बढ़ी जा रही हो तुम दोनों बहनें? अंकल, ये सब कौन है? ये सभी इंसान प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए हमें जख्मी मिले थे। किसी के पास इलाज के पैसे नहीं थे तो किसी के पास घर लौटने की रकम नहीं थी। आप कौन है? मैं इस शिविर का संरक्षक हूँ। ये रखिए, इन डिब्बों में जादुई नारियल की सोने की बर्फी है, जिसे बेचकर ये सभी पिछड़े लोगों की दुर्दशा पर नियंत्रण साधा जा सकता है। एकाएक करके सभी लोग उनके पास आते हैं। दोनों बहनें उन्हें एक एक जादुई सोने की बर्फी देती हैं, जिसके बाद सभी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। वो आगे बढ़ते वक्त अपनी जादुई नारियल बर्फी से कई राहगीरों की मदद करती हैं। तभी उन दोनों बहनों की नजर एक कुबड़ी औरत जिसकी गोद में दुधमुहा बच्चा था उस पर पड़ती है। अरे कोई तो मेरी मदद करो, ए दुनिया बनाने वाले, देख तेरी धरती पर रहने वाले कैसे कसाई बनते जा रहे हैं। मदद करना तो दूर, किसी को तकलीफ में देखकर मुंह फेर लेते हैं। आंटी, आप क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बिटिया, भाग्य की मारी दुखियारी कुबड़ी हूँ ना। न सर पर छत है, न पास में पैसा। बरसात के चलते मेरे बच्चे का शरीर आग की भट्टी जैसे तप रहा है। क्या करूं? आप घबराइए नहीं, हम आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो दोनों उस कुबड़ी को जादुई बर्फी से भरा पूरा एक डिब्बा थमा देती हैं, जिसे खोलते ही कुबड़ी की आंखें चौंधिया उठती हैं। जादुई सोने की बर्फी, अरे ये तुम किस सुनार के यहाँ से बनवा कर लाई हो? ये हमने खुद बनाया है। इन जादुई बर्फी से अब आपका सारा कलेश मिट जाएगा। इस जादुई बर्फी के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। अब हमारे पास एक भी जादुई बर्फी शेष नहीं बची। हमें घर लौटना चाहिए, शाम ढलने वाली है। दोनों बहनें घर लौट आती हैं। फिर सवेरे हमने लगभग सभी करीब की दुर्दशाओं का तख्ता पलट कर दिया है, सिवाय अपने कुशनगर के निवासियों को छोड़कर। इस तरह अंत में दोनों बहनें एक बार फिर जादुई नारियल की बर्फी बनाकर उन्हें गरीब गांव वालों के बीच बांट देती हैं, जिससे सभी अपनी आर्थिक दशा सुधार पाते हैं। और अंत में टिम कहती है, वाह दीदी, तुमने तो जादुई सोने की नारियल बर्फी से अपने गांव की काया पलट कर दी। इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। इसी के साथ दो बहनों की जादुई नारियल बर्फी की ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।